Hello, future doctors. Welcome back to my channel. I hope you all are safe and healthy and studying hard. So आज की वीडियो में हम क्लास 11th चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पहला क्वेश्चन हमारा आता है, ड्यूरिंग सेल साइकिल द डीएनए सिंथेसिस अकर्स हाउ मैनी टाइम्स. एज इट इज क्वेश्चन फ्रॉम द एनसीईआरटी है. सेल साइकिल में चाहे माइटोसिस हो, मियोसिस हो, जो डीएनए सिंथेसिस है वो सिर्फ एक ही बार होगा. तो जो हमारा भी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन, द सेल साइकिल ऑफ मैमेलियन सेल एंड ईस्ट रिस्पेक्टिवली टेक्स अबाउट. तो एनसीईआरटी में मैमेलियन की जगह ह्यूमन से लिखा है, बट अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम यही समझेंगे कि इसमें ह्यूमन की बात हो रही है. तो ह्यूमन में 24 आवर्स यानी कि मैमेलियन सेल में 24 आवर्स और ईस्ट में 90 मिनट्स लगते हैं फॉर ईच सेल टू डिवाइड इनटू 2 सेल्स. तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पर. व्हाट इज the approximate percentage duration of cell cycle that comes under interphase in humans. कौन सी फेज? इंटरफेज. अब ह्यूमंस में जो सेल साइकिल है उसके दो फेजेस होते हैं, एक होता है इंटरफेज, एक होता है एम फेज. इंटरफेज हमारा वो फेज होता है जिसमें जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट एक्चुअली डिवाइड नहीं करती, अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन. उसके बाद हमारी आती है एम फेज जिसमें एक्चुअल डिवीजन होता है. तो इंटरफेज जो है वो हमारा 95% जो सेल साइकिल है उसको कंज्यूम करता है. उसमें मेटाबॉलिकली अपने साइटोप्लाज्म को ग्रो करेगा, ऑर्गेनेलीज का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा. तो जितने भी मेजर इवेंट्स होते हैं वो इंटरफेज में होते हैं और एम फेज में जाके हमारा डिवीजन होता है. अब हम आते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन पे. इन एम फेज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इज वेरी इजी. साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस. ये साइटो डिवीजन देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस. वेरी गुड, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर. Which of the following events occur during the G1 phase of the cell cycle? तो हमारे इंटरफेज में 3 फेजेस और होते हैं. G1 फेज होता है, फिर S आता है, फिर G2 फेज आता है. G1 फेज में हमारा ग्रोथ होता है और नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द सेल होता है. तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. डीएनए रेप्लिकेशन हमारा S फेज में होता है. तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर. ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. अभी बताया था डीएनए सिंथेसिस हमारा एस फेज में होता है, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. इस फेज में और क्या क्या रेप्लिकेट होता है? हमारे जो सेंट्रियोल्स हैं वो भी रेप्लिकेट करते हैं और सेंट्रियोल्स एनसीईआरटी में दे रखा है. डीएनए सेंट्रियोल्स के अलावा जो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन्स एनसीईआरटी में नहीं दे रखे बट मैं बता रही हूँ कि ये भी रेप्लिकेट करते हैं. तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमारी इस फेज में रेप्लिकेट करती हैं. अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर. एन अनियन रूट टिप हैज़ 14 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स द सेल वुड हैव एट G1 फेज. हमें पता है कि G1 फेज में कोई रेप्लिकेशन नहीं होती, कोई डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती. तो अगर 14 क्रोमोसोम्स है तो G1 फेज में भी 14 क्रोमोसोम्स रहेंगे. तो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया. और अगर हमसे पूछते एस फेज में, तो एस फेज में भी हमारे अनियन रूट टिप में 14 क्रोमोसोम्स ही रहते क्योंकि हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, लेकिन जो हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो सेम रहते हैं G1, S और G2 फेज में. ये याद रखना है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है हमसे, अमाउंट ऑफ डीएनए नहीं पूछा. तो इसका हमारा भी ऑप्शन करेक्ट हो गया. The phase of the cell cycle in which the centriole duplicates in the cytoplasm. Very easy. कौन से फेज में करता है? इस फेज में करता है. अब हम आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पर. सेल्स इन G0 फेज. G0 फेज को हम क्या कहते हैं? क्वेसेंट स्टेज. क्या कहते हैं? क्वेसेंट स्टेज. अब फॉर एग्जाम्पल
हमारे जो स्किन के सेल्स है वो रेगुलरली जो है वो डिवाइड करते हैं और पुराने सेल्स को रिप्लेस करते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, जिसमें जो सेल्स है वो रेगुलरली डिवाइड नहीं करते, वो तभी डिवाइड करते हैं जब कोई इंजरी हो, या वैसे अगर टिश्यू को लगता है कि हाँ रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ गई, तो जब तभी हमारे सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं। तो इन सेल्स को हम कहते हैं कि ये जो सेल्स है ये हमारे जी नॉट फेज यानी कि क्वेसेंट स्टेज में है, यानी कि दे एग्जिट द सेल साइकिल। वो सेल साइकिल को एग्जिट करके एक ऐसे स्टेज में चले जाते हैं जिसमें वो डिवाइड नहीं करते। और जब भी जैसे कोई इंजरी हो गई और लगता है ऑर्गन या टिश्यू को कि अब रिप्लेस करना है, तो ये सेल्स जी नॉट फेज को एग्जिट करके दोबारा सेल साइकिल में एंटर कर जाते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। द प्लांट सेल्स कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हमसे इसमें पूछा है प्लांट सेल्स, तो पहले तो हम इसको सर्कल कर लेते हैं। जो प्लांट सेल्स होते हैं ना, वो हमारे डिप्लॉयड और हैप्लॉयड सेल्स दोनों में माइटोटिक डिवीजन को शो करते हैं। तो डी ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया। इसके अलावा जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं, कौन से सेल्स? एनिमल सेल्स में जो हमारी माइटोटिक डिवीजन होती है वो होती है डिप्लॉयड सेल्स में। अब आप बोलोगे कि अगर हैप्लॉयड में माइटोटिक नहीं होता तो हैप्लॉयड सेल्स कैसे फॉर्म होते हैं? हैप्लॉयड सेल्स को फॉर्म करने के लिए डिप्लॉयड सेल्स में मियोसिस होगी, लेकिन हैप्लॉयड सेल्स माइटोसिस नहीं शो करते। अब इसका जो एक्सेप्शन है वो एनसीईआरटी में दे रखा है, वो दे रखा है हमें मेल हनी बीज। मेल हनी बीज में जो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं, जो हैप्लॉयड हमारे सेल्स होते हैं, वो भी माइटोसिस शो करते हैं। तो ये हमारी एक्सेप्शन हो गई इन एनिमल सेल्स। अब हम आते हैं अपने 11th क्वेश्चन पर। Which of the following types of cell cycle is known as equational division? तो इक्वेशनल डिवीजन का मतलब होता है कि जब जो सेल डिवाइड करेगी तो जो टू न्यू सेल्स बनेंगी उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, नंबर ऑफ डीएनए है, वो सेम है एज दैट ऑफ द मदर सेल। तो इस डिवीजन को हम कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, और इक्वेशनल डिवीजन हमारे माइटोसिस में देखने को मिलती है। मियोसिस में तो जो हमारी डॉटर सेल्स होती हैं, 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स, उसमें हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड हाफ द नंबर ऑफ डीएनए होता है। तो इसका ऑप्शन हमारा बी हो गया। एंड वेरी गुड गाइस, अभी हमारे थोड़े से क्वेश्चंस और बचे हैं। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स टेक्स प्लेस? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स है तो मेटाफेज है। नहीं, यहाँ पे वर्ड आ गया इनिशिएशन। इनिशिएशन हमारा होता है प्रोफेज में, जो कि है हमारा डी ऑप्शन। मेटाफेज में हमारा कंप्लीशन होता है। क्या होता है? कंप्लीशन। ये है हमारा मेटाफेज का एक फीचर कि इसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट होती है। मेटाफेज का एक और फीचर है, अगर हमसे कोई पूछता है कि मेटाफेज को हम कैसे पता लगा सकते हैं कि स्टार्ट हो चुकी है, तो जब हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डीजेनरेट हो जाए तब हम कह सकते हैं कि जो मेटाफेज है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एंड वेरी गुड गाइस, आपने क्वेश्चन सही किया है। नहीं सही किया तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं 13th क्वेश्चन पे। द सेंट्रियल मूव्स टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल इन विच स्टेज? जो हमारा सेंट्रियल है वो हमारा इस फेज में डुप्लीकेट कर गया। अब ये क्या है? ये अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल की तरह मूव करेगा, और ये किस फेज में होता है? प्रोफेज में होता है। सेंट्रियल से हमारे एराइज करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या एराइज करते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स। और ये जो हमारे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एस्टर रेज। एंड एस्टर रेज प्लस स्पिंडल फाइबर, ये हमारा क्या बनाता है? एस्टर रेज प्लस स्पिंडल फाइबर्स इज टुगेदर कॉल्ड माइटोटिक apparatus।
क्या कहते हैं, माइटोटिक एपेरेटस। तो ये पॉइंट भी याद रखना है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है कि एस्टरेज प्लस स्पिंडल फाइबर्स को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, माइटोटिक एपेरेटस कहते हैं। अब हम आते हैं 14th क्वेश्चन पे। दिस इज द बेस्ट स्टेज टू काउंट द नंबर एंड स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए जो हमारी बेस्ट स्टेज होती है वो होती है मेटाफेज। उसमें हम नंबर भी काउंट कर सकते हैं। क्यों इजी रहता है क्रोमोसोम्स काउंट करना? क्योंकि जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं अलोंग द मेटाफेज प्लेट। क्या हो जाते हैं? दे गेट अलाइंड अलोंग द मेटाफेज प्लेट। मेटाफेज प्लेट पे जब अलाइन हो गए तो बहुत ईजी है, सारे क्रोमोसोम एक साथ आ गए, अब हम काउंट कर सकते हैं। इसलिए जो मेटाफेज है वो बेस्ट स्टेज है। अगर हमसे इसी क्वेश्चन में पूछता कि शेप हम किस स्टेज में देख सकते हैं कि क्रोमोसोम की क्या शेप है, तो शेप के लिए एनाफेज होगा जिसमें वी है, एल है, जे और आई शेप आ जाती हैं। लेकिन नंबर और मॉर्फोलॉजी के लिए हमारा मेटाफेज आता है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू द 15th क्वेश्चन। द फेज कैरेक्टराइज्ड बाय द अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम एट द इक्वेटर इज। कौन सी फेज है? मेटाफेज है। इसमें जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच हो जाते हैं टू द काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, और फिर जो क्रोमोसोम्स है वो अलाइन हो जाते हैं अलोंग द मेटाफेज प्लेट। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। Moving on to the 16th question. During anaphasic movement of chromosomes, centromere of each chromosome is directed towards. अब ये हमारा क्रोमोसोम है, इससे हमारे स्पिंडल फाइबर्स अटैच हुए। अब ये मेटाफेज की कंडीशन है। एनाफेज में क्या होगा? जो सेंट्रोमियर है वो हमारा स्प्लिट हो जाएगा। सेंट्रोमियर जब स्प्लिट हो जाएगा तो ये हमारे आर्म्स हैं और ये भी आर्म्स हैं। तो ये जो हमारा सेंट्रोमियर है ये हमारी पोल की तरफ होता है, ये हमारी पोल की तरफ होते हैं, और जो हमारे आर्म्स होते हैं वो टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं। तो क्या ऑप्शन करेक्ट हो गया? ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेंट्रोमियर किसकी तरफ डायरेक्टेड है? पोल की तरफ डायरेक्टेड है। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ बच्चों के लिए, तो वो बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। मूविंग ऑन टू द 17th क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द माइटोसिस द क्रोमोसोम्स में अपीयर इन द वी, एल, जे और आई शेप्ड। मैंने अभी बताया था एनाफेज में हम डिटरमाइन करते हैं शेप को। जो वी शेप है वो हमारी मेटासेंट्रिक के लिए होती है, एल शेप सब मेटासेंट्रिक के लिए होती है, जे शेप हमारी एक्रोसेंट्रिक के लिए होती है, और आई शेप हमारी टीलोसेंट्रिक के लिए होती है। क्योंकि जब हमारा सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है तो वो इस शेप का दिखता है। तो दोनों आर्म्स अगर इक्वल है तो वी दिखेगा, एक हल्का सा बड़ा एक थोड़ा सा छोटा है तो एल शेप, एक बहुत बड़ा एक बहुत छोटा तो जे, और एक बहुत ज़्यादा है और एक बिल्कुल बहुत लिटल है, मतलब जो हमारा सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल एंड पे है, तो वो आई शेप दिखाई देता है। इसलिए जो एनाफेज में हमें शेप्स दिखाई देती हैं क्योंकि जो हमारा सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट कर जाता है। साइटोप्लाज्मिक डिवीजन अकर्स वाय द सेल प्लेट फॉर्मेशन इन। सेल प्लेट फॉर्मेशन हमारी किस में होगी? सेल प्लेट फॉर्मेशन हमारा प्रिकर्सर है फॉर द सेल वॉल। सेल वॉल हमारा किस में होगा? प्लांट सेल्स में हमारी सेल वॉल है। तो बी ऑप्शन एक तो करेक्ट हो गया। अब आप बोलेंगे बैक्टीरियल सेल्स में, नहीं, तो प्लांट सेल्स में हमारी सेल प्लेट होती है। और जो सेल प्लेट होती है ना, इट रिजेंबल्स द मिडल लैमिला। किसको रिजेंबल करता है? मिडल लैमिला को, बिटवीन द टू एडजेसेंट सेल वॉल्स। ये लाइन भी एनसीईआरटी में दे रखी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एनिमल सेल्स में क्या होती है? आप पूछोगे कि प्लांट सेल्स में तो सेल प्लेट फॉर्मेशन हो गई, एनिमल सेल्स में होती है फरो फॉर्मेशन। ये भी पॉइंट एनसीईआरटी में दे रखा है कि एनिमल सेल्स में फरो फॉर्मेशन होती है, प्लांट सेल्स में सेल प्लेट फॉर्मेशन होती है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये डिफरेंस भी आ जाता है दोनों में। अब हम आते हैं अपने 19th क्वेश्चन पे। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट्स इन द
माइटोसिस का क्या फंक्शन होता है? प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स, डिप्लॉयड होती है, इक्वेशनल डिवीजन है। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हाँ माइटोसिस के थ्रू होती है, मियोसिस के थ्रू नहीं होती। सेल रिपेयर, हाँ, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाए तो ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं अपने 20th क्वेश्चन पे। द कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स अकर्स ड्यूरिंग, कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स किस फेज में होती है? हमारी लेप्टोटीन फेज में होती है। लेप्टोटीन हमारा प्रोफेज 1 का पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग ऑन टू द 21st क्वेश्चन, मियोसिस इन्वॉल्व 2 साइकिल्स ऑफ, मैंने शुरू में ही बताया था, चाहे माइटोसिस हो या मियोसिस हो, जो हमारा डीएनए रेप्लिकेशन है वो सिर्फ एक ही बार होगा। डीएनए रेप्लिकेशन हमारा एक बार होगा। सेल डिवीजन हमारा 2 बार होता है। न्यूक्लियर डिवीजन भी हमारा मियोसिस में 2 बार होता है। जैसे ये है, इससे हमारे क्या बने? 2 बने। अब ये जो सेल है और ये वाली भी जो सेल है, ये भी 2-2 में डिवाइड करेगा। तो ये देख रहे हो कि सेल डिवीजन भी 2 बार हो रहा है और न्यूक्लियर डिवीजन भी 2 बार हो रहा है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, वो करेक्ट हो गया। Easy, right? Moving on to the next question. At the end of the meiosis, 2 number of haploid cells formed are, मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डायग्राम के थ्रू बताया था कि 4 सेल्स बनी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इजी था, राइट? मूविंग ऑन टू द 23rd क्वेश्चन। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स हमारे कौन से फेज में बनते हैं? ड्यूरिंग द प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब ये बता दिया कि प्रोफेज 1 में बनता है, तो ये बता दो कि प्रोफेज 1 के कौन से पार्ट में बनता है? यस, वेरी गुड, ये बनता है प्रोफेज 1 के जाइगोटीन फेज में। कौन से? जाइगोटीन, जब जो हमारे 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स है उनके बीच में साइनेप्सिस होता है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, 24th क्वेश्चन पे। Which of the following events does not occur during the zygote? zygote में formation of synaptonymal complex होता है, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस कहते हैं। साइनेप्सिस के टाइम में फॉर्मेशन होती है साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स की, और जब पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो वो क्या कहते हैं उस स्ट्रक्चर को? बाइवेलेंट या टेट्राड। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेज कब होगा? इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिकॉम्बिनेज हमारा पैकाइटीन फेज में होगा, जिसमें जो रिकॉम्बिनेशन है वो अकर होगा बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इसका। मूविंग ऑन टू द 25th क्वेश्चन। When paternal and maternal chromosomes they exchange their genetic material with each other in the cell division, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? वेरी इजी, हम इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। द एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेज के थ्रू रिकॉम्बिनेशन होता है। किसके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है? ये हमें टर्म याद रखना है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, तो नॉन सिस्टर हुई तो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। लेकिन जो क्रोमोसोम है वो कैसे हैं? वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। कैसे? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें किसी ऑप्शन में नॉन नहीं लगा होगा या होगा कि सेम क्रोमोसोम, तो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होगा। किस एंजाइम के थ्रू? रिकॉम्बिनेज के थ्रू। तो चलते हैं 27th क्वेश्चन पे। डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स फिनोमिना फॉर क्रॉसिंग ओवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स उसमें क्या होगा? पहला ऑप्शन है लिंकेज बिटवीन जीन्स, तो जो बच्चे 11th में है तो जो लिंकेज है वो आपका 12th में आएगा। और बट अभी के लिए मैं बता दूं कि जो लिंकेज है वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में होता है। जो हमारे क्रॉसिंग ओवर होती है
वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। डायाकाइनेसिस इज मार्क्ड बाय डिप्लोटीन डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस हमारी प्रोफेज 1 की लास्ट फेज है और इसमें हमारा किस्मेटा का टर्मिनलाइजेशन होता है। किस्माटा क्या होता है, डिप्लोटीन स्टेज में जो हमारे बाइवेलेंट होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, मतलब वो सेपरेट होने की कोशिश करते हैं और सेपरेट हो जाते हैं। जो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है वो डिसॉल्व हो जाता है, बट जिस पॉइंट पर उनका रिकॉम्बिनेशन हुआ था वो अभी भी अटैच रहता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं किस्माटा। किस्माटा हमारा एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और डायाकाइनेसिस में जाके इसका टर्मिनलाइजेशन होता है। डीजेनरेशन ऑफ न्यूक्लियोलस ये भी हमारा डायाकाइनेसिस में होता है। फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम्स किससे शुरू हुआ था, लेप्टोटीन से शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ, डायाकाइनेसिस में फुल्ली कंडेंस हुआ। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, ऑल ऑफ द अबव। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड हेंस सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स अकर ड्यूरिंग। अब इसमें हमारी बात हो रही है मियोसिस की। तो मियोसिस में जो हमारा एनाफेज 1 होता है उसमें जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है वो सेपरेट होते हैं, सेंट्रोमियर नहीं स्प्लिट करता। एनाफेज 2 में जाके जो हमारा सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है और सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ये भी डिफरेंस है एनाफेज 1 और एनाफेज 2 में, ये आ सकता है चाहे आप CBSE के लिए पढ़ रहे हो या आप नीट के लिए कर रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए कि एनाफेज 1 में हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं और एनाफेज 2 में जो हमारे सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है। तो 29th क्वेश्चन का सी ऑप्शन है। 30th क्वेश्चन, select the option which correctly identifies the similarity between the mitosis and meiosis cell division। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, सिमिलैरिटीज पता होनी चाहिए। तो पहला क्या है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हमारा मियोसिस में होता है। रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, नहीं। एस फेज अकर्स बिफोर इनिशिएशन। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। माइटोसिस हो मियोसिस हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, जो एस फेज़ है वो हमेशा डिवीजन यानी कि इनिशिएशन से पहले होगा। डी क्या दे रखा है, सेपरेशन ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स, अगेन ये मियोसिस में होता है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया जो कि एक सिमिलैरिटी है। और गाइस इस चैप्टर के लिए हमने किए 30 क्वेश्चंस। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर करो ताकि जो नीट के लिए प्रिपेयर करें उनकी भी हेल्प हो सके। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड, बी सेफ एंड बाय बाय।